बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालेहा। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, ये जो थी लेटर प्रोज राइटर्स जो थे विक्टोरियन एज के, उसका एक पार्ट है। और कौन कौन से राइटर्स इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का पार्ट थे? दे वर द लेटर विक्टोरियन प्रोज राइटर। दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, ये हमने बात कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मूवमेंट की हिस्ट्री क्या है। अच्छा, अगर आप इसका बैकग्राउंड डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पर रेनेसेंस एज, एलिज़ाबेथन एज की हिस्ट्री पे आप वीडियो देखेंगे मेरी, जिस पे जो थंबनेल है वो ऑटोमन एम्पायर पे बना हुआ है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की हिस्ट्री क्या है और कब से ये जो था, इसकी रूट्स कहाँ पर हैं और ये आके विक्टोरियन एज में कैसे शुरू होती है। देखें, अगर हम पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें ना, जिस पे एज वाइज मैंने लेक्चर कवर कर रखे हैं, उसमें अगर हम बात करें एंग्लो सैक्सन्स और एंग्लो नॉर्मन्स की, जिनको मिडीवल एजेस कहा जाता है, ठीक है। मिडीवल एज जो होती है वो एंग्लो नॉर्मन की एज है। उस दौर में क्या था, ब्रीफ सा बताऊंगी। उस दौर में ये था कि किंग, क्वीन, इंडिविजुअल्स, जो पार्ट थे एक एम्पायर के, एक कंट्री के, वो सब किसके आगे जवाब दे थे? वो एक पावर थी उस टाइम पे। रोमन कैथोलिसिज्म में एक बंदा बैठता था, एक लीडर था, उसका नाम था पोप, जो रोमन कैथोलिक था। वो जो कह देता था वो आखिरी हर्फ मान दिया जाता था, पत्थर पे लकीर मान दिया जाता था। किसी क्वीन और किंग की भी जरूरत नहीं थी कि उसके अगेंस्ट बोल सके, बिकॉज़ उस टाइम पे जो रिलीजन था उसकी रूट्स बहुत गहरी थी। और रिलीजन को भी लोग इस तरह से जाहिलाना तौर पे फॉलो करते थे कि जो पोप ने कह दिया वो कहते थे कि गॉड ने कहा है, नो मैटर कि पोप कितना ही करप्ट क्यों ना हो। अब कुछ बाज़-औक़ात ऐसे होता था कि पोप अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियाँ गढ़ देता था, और अगर लोग, इनोसेंट लोग उसके पास जाते कि हमसे ये गलती हो गई या इसका कफ़ारा क्या होगा, तो वो उनसे मनी लूटता था, ये कह के कि गॉड ने पनिशमेंट दी है, या फिर जो भी अपनी मर्ज़ी का उनसे उगलवाना चाहता या निकलवाना चाहता वो कर देता, और लोग उस पे बिलीव भी करते। तो इस तरह का कैथोलिसिज्म रोमन कैथोलिसिज्म था, समझ आ गई, जिसमें सरमनीज़ होती थी बड़ी बड़ी। लोग चैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती थी, प्रेयर्स होती थी चर्च के अंदर, यानी बहुत लाइक हुजूम होता था, लोग सेलिब्रेट करते थे ये जो होती हैं इबादतें वगैरह, और इन सारी चीज़ों को वो रिलीजियस जितनी भी सरमनीज़ होती हैं उनको क्या करते थे, मनाया करते थे। तो ये था रोमन कैथोलिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी, और मिडीवल एज में क्या होता था। अब अचानक क्या हुआ कि जब रेनेसेंस एज आई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तब एक बंदा उठा, मार्टिन लूथर। उसने क्या किया, उसने उस पोप से क्वेश्चन किया पहली बार कि हु द हेल आर यू टू डिस्कस थिंग्स बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल। उसने कहा कि बाइबल इज़ द सोर्स। बाइबल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इंडिविजुअल और एक गॉड के दरमियान जो भी बात होगी वो उससे रहनुमाई हासिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने सिन कॉमिट किया है तो वो बाइबल से रहनुमाई हासिल करेगा कि कैसे उसको उसका कफ़ारा करना है या कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें, इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग पोप ऑल द टाइम, जिस पे लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। समझ आ गई। अब जब मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन एज के अंदर जो है एक मूवमेंट चला दी इस चीज़ की, तो तब जो टाइप ऑफ चर्च इंग्लैंड के अंदर आया उसको एंग्लिकन चर्च करते हैं। एंग्लिकन चर्च जो था वो पुरिटन लोग थे उसके अंदर, यानी उनका ये मकसद था कि चर्च को हमने इन करप्ट चीज़ों से प्योर करना है, प्यूरिफाई करना है। यानी कि वो कहते थे कि पोप कौन होता है,
पोप का लफ्ज़ आखिरी हर्फ नहीं बल्कि बाइबल इज़ द मेन सोर्स बिटवीन मैन एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड गॉड। ओके, ये एक बात हुई। और दूसरा ये कि उन्होंने जब एंग्लिकन चर्च आया तो उसने ये सारी सेरेमनीज जिस पे पैसा इन्वेस्ट होता था या फिर ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई, ये सेरेमनीज पे पाबंदी लग गई। अब ठीक है, एंग्लिकन चर्च आ गया, लोग खुश हो गए। लेकिन दूसरी साइड प्यूरिटन में एक कमी भी थी, वो ये कि वो ड्रामा सेरेमनीज़ उन्होंने ना सिर्फ रिलीजन की जो सेरेमनीज़ थी उन पे बैन किया, बल्कि जो लिटरेचर के अंदर ड्रामा फ्लरिश कर रहा था उस पे भी बैन कर दिया। इसीलिए तो प्यूरिटन एज के अंदर ड्रामा डिक्लाइन हुआ था ना। अब समझ आ गई? अच्छा जी, फिर भी लोगों ने इसको इनकरेज किया, थोड़े अरसे बाद ड्रामा रिस्टोर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, होता गया एंग्लिकन चर्च ही रहता गया। अब क्या हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नो मैटर की सेरेमनीज़ नहीं होती थी, लेकिन लोगों का बिलीफ था रिलीजन पे कहीं ना कहीं, वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। फिर क्या हुआ, फिर जब विक्टोरियन एज आई, तो अब देखें, अभी तक मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप वो लेक्चर सुनेंगे रेनेसेंस एज पे, एलिजाबेथन एज पे, तो बेटर समझ सकेंगे। ओके, तो अब क्या हो गया, जब विक्टोरियन एज आई तो आपको पता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इकोनॉमी बूम हुई, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुई, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, साइंटिस्ट ने चीज़ें नई इन्वेंट करना शुरू कर दी। तो उस टाइम्स पे जब डार्विनिज़म थीरी आई ना कि इंसान मंकी से इवॉल्व हुआ है, तो लोगों के बिलीफ्स शैटर हो गए, यानी इन लोगों की जो फाउंडेशंस थी ना रिलीजन पे वो शैटर होने लगी, लोगों के बिलीफ्स शक्ल कर गए, लोग कंफ्यूज हो के रह गए कि किस चीज़ को फॉलो करना है, रिलीजन को या साइंस को। बहुत से लोगों ने साइंस की तरफ चले गए और कुछ लोग जो रिलीजन में थे भी उनका बिलीफ भी शैटर हुआ हुआ था, वो लोग भी मुकम्मल तौर पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो जब रोमांटिक एज चल रही थी तो उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक बार अपनी एक बुक एक्लीजियस्टिकल स्केचेस, एक बुक थी उसकी, मैं आपको आगे डिस्कस करके बताती हूँ, ठीक है। बल्कि मैं आपको इतना बता देती हूँ कि एक्लीजियस्टिकल स्केचेस 1820 में लिखी गई थी और 1830 में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है। मैं क्या कह रही हूँ कि वर्ड्सवर्थ ने इस वर्ड का डिस्कस किया था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का, कि एंग्लिकन चर्च में कुछ चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए। कुछ चीज़ों से मुराद उसने कहा था कि सेरेमनीज़ वापस, ये जो लाइफ है, लाइफ के अंदर प्लेजर्स होती हैं, ये वापस आनी चाहिए। तो इस सेरेमनीज़ के बारे में उसने वो किया था। तो यहाँ से इस मूवमेंट का आगाज़ होता है, जो बाद में आके कैसे होगी हम बताते हैं। देखें, ये लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स गोल। इसका गोल क्या था, मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। कि अभी तो एंग्लिकन चर्च चल रहा था ना, मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या हो गया कि इस एज में आके जब लोगों के बिलीफ शैटर हो गए तो एंग्लिकन चर्च पे भी लोग यकीन करना बंद कर देने लगे। इवन जो लोग इबादत के लिए चर्चेस जाते थे, वो लोग भी कम कर गए और सारे जो है वो इबादत को भी कुछ गुनाह टाइप समझने लगे और कहने लगे ये सब फजूल है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट आई, और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। इसका ये था कि जो एंग्लिकन चर्च के अंदर जो चीज़ें लॉस्ट हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, हमने वो वापस लानी है। यानी उनका ये बिलीव था कि जो मिडीवल एज के अंदर रोमन कैथोलिक पोप वाली चीज़ें थी ना, वो वापस लानी, यानी सरमनीज़ वापस लानी है, और जैसे लोग पोप का कहा मानते थे वो सारा कुछ करना है, ठीक है। तो ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इस तरह से, ये इसका गोल था कि हमने चर्च को दोबारा से पावरफुल बनाना है। तो ये सारी इनका गोल था, ठीक हो गया। अगली बात क्या है, एंग्लिकन चर्च प्रोटेस्टेंट शिफ्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंग्लिकन चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एक मेन डिफरेंस है। मैंने आपको बताया एक सेरेमनीज़ वाला डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंग्लिकन चर्च के न्यू मैन एक बंदा था, वो इतना ख़िलाफ़ हो चुका था ना एंग्लिकन चर्च की, कि उसने कहा कि मैं वो तो पहले प्रोटेस्टेंट था, फिर पूरा रोमन कैथोलिक बन गया, और इस तरह से अपनी इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लोग उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंग्लिकन चर्च में प्रोटेस्टेंट में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से 16th सेंचुरी में एलिजाबेथ के दौर में क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंट बन गया था कंट्री और एंग्लिकन चर्च शुरू हो चुका था, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि एंग्लिकन चर्च अर्ली सिंप्लिसिटी,
मैंने आपको बताया कि एंग्लिकन चर्च में जो तो ये जो सेरेमनीज़ वगैरह थी इनको डिस्करेज कर दिया गया था, यानी ये नहीं बनाने देते थे। वो कहते थे ये इसलिए इन प्यूरिटन्स को ना नैरो माइंडेड भी कहा जाता है कि ये रिचुअल्स पे पाबंदी लगा गए थे, ना सिर्फ रिचुअल्स और सेरेमनीज़ पे बल्कि ड्रामा को भी, ये जो थिएटर में परफॉर्म किया जाता था इस पर भी इन्होंने बैन लगवाया था, यानी सिंपल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को नहीं होने देते थे। उसके बाद चैलेंजेस फ्रॉम इनलाइटनमेंट। देखें अब क्या हो गया कि 18th सेंचुरी में आकर देखें रिलीजन तो था ही, एंग्लिकन चर्च ही, नो मैटर कि एंग्लिकन चर्च था, लेकिन लोग फिर भी इबादत किया करते थे, जाया करते थे अपने आप को एक सुकून महसूस कराने के लिए। वो चर्चिज़ वगैरह में जाया करते थे, प्रैक्टिसेस किया करते थे। लेकिन क्या हुआ 18th सेंचुरी में जब साइंस आ गई ना, फिलोसोफर्स ने इस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, तो डिक्लाइन आ गया था रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है, यही मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अब क्या हो गया, अप्रिसिएशन ऑफ द मिडिल एजेस। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ने कहा कि मिडिल एजेस कितनी अच्छी थी, तब पोप जो कह देता था वही होता था, वो एक्सपर्ट होता था, उसको रिलीजन टीचिंग्स का पता था, और उस दौर में ये जो सेरेमनीज़ वगैरह थी वो भी की जाती थी, सारा कुछ ठीक था। तो ये प्रेज़ करते हैं मिडिल एजेस को। ठीक है, उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ मिडीवल प्रैक्टिसेस, तो इन्होंने ज़ोर दिया कि वही रिचुअल्स रिपीट किए जाएँ जो मिडीवल चर्च के दौरान होता करते थे। अब देखिए रेस्पॉन्स टू रैशनलिज्म। आप जब भी रैशनलिज्म का आपके जहन में वर्ड आए तो आपने फोकस कर देना है कि ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है। देखें विक्टोरियन एज में मैंने आपको कहा ना कि लोग क्वेश्चन करना शुरू कर गए थे, जो भी मानते थे रीज़न की बेस पे मानते थे, लॉजिक की बेस पे मानते थे। तो इसी की इसी के अगेंस्ट आई थी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। आपने रिलीजन जो आपके बिलीव्स हैं, आपने एंग्लिकन चर्च और उन पे क्वेश्चन नहीं करना, आपने फील करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है। आप वर्शिप इसलिए करें कि वो आपको सुकून देता, ना कि इसलिए कि उसमें भी आप रीज़न तलाश करें। अगर आपने रिलीजन को फॉलो करना है तो स्पिरिचुअली आपके अंदर से जो आपकी आवाज़ आती है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, मिरेकल्स पे बिलीव करना पड़ेगा विदाउट लॉजिक और क्वेश्चन। तो ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के कुछ गोल्स थे। दूसरा क्या, रिवाइवल ऑफ एंशियंट रिचुअल्स। मैंने आपको बताया है कि एंशियंट यानी पुराने कदीम जो ट्रेडिशंस थी उनको फॉलो करने पे जोर दिया जाने लगा, उनको रिस्टोर, जैसे मैं आपको मिडीवल एजेस का बताया है। फिर उसके बाद एम्फोसिस ऑन अथॉरिटी पे जोर दिया गया कि जैसे मिडीवल एजेस के अंदर रोमन कैथोलिक में पोप की मानी जाती थी, तो अब भी हमें उन्हीं की मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट है रिलीजन टीचिंग्स के अंदर। ठीक है, रिलीजियस टीचिंग्स के अंदर। समझ आ गई। अब क्या हो गया, अपील टू इमोशन एंड इमेजिनेशन। अब क्या हुआ कि कहा गया कि जो आप फील करते हैं, मिरेकल्स पे बिलीव करें, मिस्ट्रीज़ पे जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, और अगर आप वर्शिप करते हुए आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं तो आप उस चीज़ पे यकीन करें, ना कि आप क्वेश्चन करें किसी भी मिरेकल को। ओके, एस्थेटिक अपील, आप इबादत या फिर आप किसी भी चीज़ की ब्यूटी देखें, ना कि उसका अगली पार्ट देखें। सेरेमनीज़ की ब्यूटी देखें कि किस तरह से वो आपको एस्थेटिक अपील देती हैं, यानी आप इबादत करते हैं या फिर चर्चिज़ में जाते हैं तो आपको अंदरूनी सुकून मिलता है और आप एक प्लेजर महसूस करते हैं, आप उस पे फोकस करें, ना कि आर्गूमेंट्स पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ड्सवर्थ ने जब अक्लीजियस्टिकल स्केचेस 1822 में लिखी, सॉरी 20 में नहीं 22 में लिखी, तो उसके अंदर इसका थोड़ा सा वर्ड डिस्कस किया, जिसकी वजह से यहाँ पे रूट मानी जाती है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की। हालांकि ये स्टार्ट 1830 में हुई। कैसे हुई मैं बताती हूँ। वर्ड्सवर्थ एडमायर करता था एंग्लिकन चर्च को, लेकिन वो कहता था कि इसके अंदर एक कमी है। क्या कमी है? कि सेरेमनीज़ और रिचुअल्स उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे जैसे पास्ट में हुआ करते थे, मिडीवल एज में हुआ करते थे। वो कहते हैं कि आज की सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो रही है और वर्शिप वगैरह को इग्नोर कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, और हमें दोबारा से एंशियंट चीज़ों को रिवाइव करना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि वर्ड्सवर्थ के इन्फ्लुएंस में आके उसका एक उसके इन्फ्लुएंस में एक बंदा आया, उसका नाम था कैबल। ये एक प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। उसने इस मूवमेंट की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने नहीं भूलना। कैबल जो था वो लेक्चर दिया करता था, सरमन्स दिया करता था नेशनल अपोस्टेसी पे, यानी कि दोबारा से किस तरह की, यानी लोगों के जो बिलीफ्स शैटर हो गए थे ना, उस पे इसने सरमन्स यानी लेक्चर्स देना शुरू कर दिए 1833 के अंदर, कि रिलीजन की प्रैक्टिसेस को वापस रिवाइव करो, उस पर बिलीव करो एक्सेट्रा। उसके बाद दो फेसेस ऑफ मूवमेंट थी इस मूवमेंट की, यानी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की दो फेसेस थी। द मूवमेंट हैड टू फेसेस, हाई चर्च रिवाइवल विद इन एंग्लिकनिज्म। उन्होंने कहा था कि ये जो एंग्लिकन चर्च है इसी के अंदर आप थोड़ी प्यूरिफिकेशन कर दो, सेरेमनीज ले आओ, रिचुअल्स ले आओ, और पोप यानी जो लीडर है इसका उसको मानो, और या फिर क्या करो, पूरा रोमन कैथोलिसिज्म जैसे मिडीवल एज में था वैसे कर दो।
अब ये 2 ऑप्शंस दे दिए गए। शेयर्ड एम्फेसिस, बोथ फेसेस एम्फेसाइज, दोनों के अंदर ही सेरेमनीज, डॉगमेटिज्म यानी रिलीजियस टीचिंग्स का जिक्र हुआ था, ठीक है, यानी जो जैसे पास्ट में थी। की फिगर्स जो हैं वो ईबी प्यूजी एंड जॉन हेनरी न्यूमैन है, दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हैं इस मूवमेंट के, इनको नहीं भूलना। ऑक्सफोर्ड्स रोल क्या है, कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसको क्यों कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑक्सफोर्ड के लीडर्स थे इस मूवमेंट के अंदर। उन्होंने जो है एक पैम्फलेट पब्लिश किया था सब ने मिलके, ट्रैक्स फॉर द टाइम्स जिसका नाम था, जिसकी वजह से इसका नाम एक और पड़ गया और उसको कहते हैं ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, जिसके अंदर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया था। प्यूजी एंड प्यूजियम जो थे कोलीग थे कैबल के, और उन्होंने प्यूजियम स्टार्ट कर दी, जिसका मतलब ये था जो कि क्लोजली रिलेट करती थी रोमन कैथोलिसिज्म से, ठीक है। न्यूमैन जो लीडरशिप थी, इसने क्या किया कि ये एक डिराइविंग फोर्स था और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है इसको, इस मूवमेंट का। इसका ये विजन था कि मिडीवल एज का जो स्पिरिट हम खो चुके हैं हमने वापस लाना है। और ये न्यूमैन जो था, ये पूरा मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया है बैकग्राउंड डिस्कस करते हुए कि ये एंग्लिकन चर्च से बिलोंग करता था, बाद में कैथोलिक बन गया, रोमन कैथोलिसिज्म की तरफ आ गया 1845 के अंदर, और बाद में रोमन कैथोलिसिज्म यानी कैथोलिक चर्च का लीडर बन गया 1879 में, कार्डिनल से मुराद लीडर बन गया। न्यूमैन्स की राइटिंग जो है वो प्रोज और वर्ड्स, प्रोज बहुत अच्छा प्रोज राइटर था। जैसे इसने एक वर्क लिखा हुआ है अपोलोजिया, यानी उसके अंदर उसने अपोलोजाइज़ किया हुआ है कि मैं पहले एंग्लिकन चर्च था, रियली मैं प्रोटेस्टेंट था, ओ माय गॉड, मुझे तो एक कैथोलिक होना चाहिए। जब ये रोमन कैथोलिक के अंदर कन्वर्ट हुआ तो इसने सारी चीज़ें इसके अंदर अपने स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रोज स्टाइल इसका किस तरह का था कि प्योरिटी थी, स्ट्रेंथ थी, स्वीटनेस थी, पोलाइटनेस थी इसके वर्क के अंदर। स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वाइड रेंजिंग, एबल टू एक्सप्रेस वेरियस इमोशंस नेचुरली, देखें अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को उसके अंदर एक्सप्रेस करना इसको आता था। राइटिंग स्किल जो थी मैंने आपको बताया नेचुरल थी, सटली यानी क्लियर थी, क्राफ्टेड थी। अब मैं आपको पैटर के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, हाँ, पैटर जो था ये भी क्रिटिक था, ठीक है। रस्किन भी क्रिटिक था, अर्नोल्ड भी क्रिटिक था, ये भी क्रिटिक था, लेकिन ये अपनी टाइप का क्रिटिक है। थोड़ी बहुत इसकी रिजेंबलेंस है रस्किन के साथ, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। देखिए रस्किन का मैंने पिछली वीडियो के अंदर जब अर्ली प्रोज राइटर ऑफ विक्टोरियन एज डिस्कस किया था तो मैंने रस्किन के बारे में बताया था कि वो कहता था कि आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता था, हालांकि विक्टोरियन राइटर है फिर भी आर्ट को प्रेज़ करता था, लेकिन साथ में मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी बताता। जैसे वो कहता था, आपके उसकी एग्जांपल देती हूँ, वो कहता था अगर किसी कंट्री को विजिट करना है और उसकी मॉरल वैल्यूज़ और एटिकेट्स और ट्रेडिशंस को देखना है तो गो इनटू द आर्किटेक्चर, उसके आर्किटेक्चर को देखें। म्यूज़ियम फॉर एग्जांपल, म्यूज़ियम में चले जाएं, वहाँ पर देखें कि वो किस तरह से अपने मॉरल्स वैल्यूज़ को रखते हैं, ट्रेडिशंस को और इन चीज़ों को, आपको पता चल जाएगा वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से वो रस्किन था, ठीक है। अब ये जो था रस्किन जैसा ही था, आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता था, लेकिन दूसरी साइड मॉरल वैल्यूज़ को कभी भी इसने डिस्कस नहीं किया, ये बात याद रखनी है। इस तरह से ये डिफरेंट था, ठीक है। एस्थेटिक लीडर था, मैंने आपको बताया एस्थेटिक और डेकेडेंट मूवमेंट, यानी आपको पता है जब मैंने आपसे डिस्कस की थी डेकेडेंट मूवमेंट, यानी जिसको एक और नाम है, क्या नाम है उसका, एस्थेटिक मूवमेंट, या तो आपको मैंने वहाँ पर पैटर को डिस्कस करके बताया था किस तरह वो आर्ट फॉर आर्ट से का एक मेन फिगर है, ठीक है। तो ये वही बात कि एस्थेटिक इस तरह से है कि वो कहता था कि आर्ट को आर्ट के लिए ही किया जाना चाहिए, ना कि उससे कोई थीम या लेसन लेना चाहिए। उसके बाद ये रस्किन की तरह है, किस तरह से है, क्योंकि ये ब्यूटी को प्रेज़ करता है, मॉरल्स पे लेस फोकस करता है, जो कि उससे ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जो है, रेनेसां से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आर्टिस्टिक वैल्यू अगर हम देखें तो ये आर्टिस्टिक वैल्यू जो है हिस्ट्री के अंदर उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद इमोशनल इसकी टोन है वर्क की। उसने एक वर्क लिखा हुआ है मैरियस द एपिक्यूरियन, जिसके अंदर इसने स्पिरिचुअल साइड बताई हुई है कि किस तरह से आप प्लेजर हासिल कर सकते हैं। एस्थेटिसिज्म पे फोकस करता था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये भी एक क्रिटिक कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसका जो मेथड था ना वो इम्प्रेशनिस्टिक था। रिमेंबर, इसका मतलब ये होता है इम्प्रेशनिस्टिक का कि किसी को फॉलो ना करना, अपनी इंडिविजुअलिटी शो करना अपने वर्क्स के अंदर, अपनी पर्सनालिटी रिवील करना, अपनी सोच बताना, किसी को कॉपी ना करना। अब ये जब भी लिखता था अपना क्रिटिसिज्म, इसका अलग टाइप का क्रिटिसिज्म होता था और अपनी व्यूज़ ये शेयर किया करता था, पर्सनल इंसाइट से मुराद व्यूज़। एम्फोसिस ऑन स्टाइल, यानी इसका जो स्टाइल था वो सिंपल था, डायरेक्ट था, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ स्टाइल, यानी कि क्या फॉलो करता था, किस चीज़ को मानता था, तो क्या आर्ट फॉर आर्ट से को मानता था। आर्ट फॉर आर्ट से ये होता है कि से व्हाट यू हैव टू से, जो आप कहना चाहते हैं बस वही कहें, कोई
आप शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्डिंग में बोलें, डायरेक्ट बोलें, एग्जैक्ट बोलें। तो कोई सुपरफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए, बनावट नहीं होनी चाहिए। रोमांटिक्स को ये मानता था, क्योंकि वो भी इसी तरह के थे, सेंटिमेंट्स इमोशंस जो आया कह दिया, इस तरह के थे, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोला था, तो ये उनको मानता था। लेकिन क्लासिकल की भी एक चीज़ मानता था। क्लासिकल एज, आपको मैंने पहले भी बताया, उस पर एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, क्लासिकल एज यानी अगस्टन एज पे, तो आप उसको भी देखें, आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का स्टाइल लिखते थे। वो ऑर्डर रखते थे अपनी सोसाइटी के अंदर, यानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में राइटिंग करते थे। पहले एक जो बात करनी चाहिए वही करते थे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मूव करते थे आगे, क्लियर बात करते थे। तो ये भी इसी तरह का था, ठीक है। उसके बाद रोमांटिक स्पिरिट में आपको बता चुकी हूँ किस तरह से। तो अर्नोल्ड से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका पैटर्न उससे थोड़ा कम नैरो, मतलब हम क्रिटिक की बात कर रहे हैं ना, तो ये अर्नोल्ड से थोड़ा कम इस अपना पर्सपेक्टिव शो करता था। लेकिन ये इस तरह का था ना, वाल्टर पैटर के, अर्नोल्ड जो था वो सबक देता था अपनी राइटिंग के ज़रिए, लेकिन जो पैटर था वो अकेला रहना पसंद करता था और बस ब्यूटी के बारे में बात करना चाहता था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप से आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।